नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला आज संसद में भी गूंजा। राज्यसभा में दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर सवाल तो उठे ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बिफर पड़े और ये जताने की कोशिश की कि इस घटना की अकेली जिम्मेदार बीजेपी है। वहीं दूसरी ओर आपकी ही सांसद स्वाति मालीवाल ने छात्रों की मौत को हत्या बताते हुए एमसीडी पर ही सवाल खड़े कर दिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सैकड़ों करोड़ का शीश महल तो बन सकता है, लेकिन सीवर की सफाई नहीं होती। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। इस चर्चा के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग के व्यावसायीकरण पर चिंता जताई। I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है। सर, पिछले 7 दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई छात्रों की मौत हुई है। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। कोई जवाबदेही नहीं है। सर, हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। जो कोचिंग संस्थाएं थी, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। तो जो राजनीति है वो संसद में तो हो ही रही है, इसके अलावा सड़कों पर भी ये राजनीति और विरोध प्रदर्शन आज दिन भर लगातार देखने को मिला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों ने अपनी ओर से विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। सड़कों पर उतर करके उनके कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाए हैं। इसमें यहाँ तक भी हुआ है कि पुलिस को भी दखल देना पड़ा है। इधर एमसीडी भी अपनी ओर से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। कुछ जगहों पर बुलडोजर भी चलाए गए, जहाँ पर कि अवैध निर्माण हुए हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई है, उसने भी कुछ लोगों को वहाँ पर हिरासत में लिया है। तो इस तरह से संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा आज लगातार गर्माता रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमा नहीं है। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही कि एक दूसरे के खिलाफ कई पत्र जो हैं, पुराने पत्र, उन्हें भी सार्वजनिक किया जा रहा है। उपराज्यपाल के ऊपर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो वहीं उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। तो ऐसे में लगातार ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और दिल्ली में ये पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जब जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो चाहे एलजी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी सरकार हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। राजेश गुप्ता, विधायक आम आदमी पार्टी, साथ ही आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी हमारे साथ
जुड़ेंगे, लेकिन मुझे बताया गया कि राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हम अभी सुन रहे थे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को राज्यसभा में कह रहे थे कि लापरवाही या जिम्मेदारी, इसका सवाल नहीं है, बल्कि लापरवाही तो हुई है, जिम्मेदारी किसकी बनती है ये तय होना चाहिए। आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि लगातार आज सुबह से हम बीजेपी नेताओं को सुन रहे हैं, संसद में भी, सड़क पर भी, कह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही, क्योंकि एमसीडी भी उसी की है, दिल्ली में सरकार भी उसी की है। देखिए, बड़ा तकलीफ होती है मुझे बात देख के, और मुझे लगता है सबको होनी चाहिए कि जब 3 बच्चों की ऐसे दर्दनाक मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भी इस तरीके की राजनीति को करना। आज जब ये मृत्यु हो गई तो बहुत सारे टीवी चैनल, माफ कीजिएगा मैं आपके टीवी चैनल को उसमें नहीं ले रहा, लेकिन आपने देखा होगा किन मुद्दों के ऊपर बहस करते हैं। कोई इन मुद्दों पे बहस करना नहीं चाहता, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो बच्चों के मुद्दे हैं। आज 3 मौत हो गई तो बात कर रहे हैं। यही धर्मेंद्र प्रधान जी, जब नीट के एग्जाम पे हम हाथ जोड़ जोड़ के इनके सामने कहते रहे कि भैया बता दो ये बार-बार एग्जाम लीक कैसे हो जाता है, क्यों इतने सारे छात्रों को परेशानी होती है, तो कहते हैं छोटी सी बात है, जरा सी लापरवाही है, कोई नीट का एग्जाम लीक नहीं है। और आज ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी हमारी है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि दिल्ली के अंदर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल के लंबे इंतजार के बाद एक 5 जजों की बेंच ने ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार होने चाहिए कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उसका तबादला कर सके या सस्पेंशन के लिए कर सके, उसको इन्होंने किस तरीके से संसद में उस कानून को बदला, आप सबने देखा। आज ये खेल खेल रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ में कि अगर कोई अधिकारी नहीं करता, अगर हम आज चाहते हैं कि हम कुछ करें, आपने देखा सौरभ भारद्वाज मंत्री जी ने एक बकायदा एक वीडियो जारी करी, वीडियोस डाल रहे हैं, बकायदा टाइमलाइन दे रहे हैं कि फरवरी में, मार्च में, मई में, जून में पूछा गया कि नाले कब साफ हुए, उनकी रिपोर्ट दे दो। 24 घंटे पहले चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि 3 मृत्यु हो गई है तो 24 घंटे में रिपोर्ट दे, तो रिपोर्ट नहीं दे रहे। ये दिल्ली के साथ में इतना सौतेला व्यवहार, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको 67 सीटों से हरा दिया, 62 हमको दे दी, उसके बाद में इनको एमसीडी में हरा दिया। इतनी ज्यादा दुश्मनाई, अरे हमने तो दिल्ली की जनता के लिए लड़ मर के काम कराए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और हम तो लड़ेंगे, हम तो काम कराएंगे, जनता ने हमको इतना वोट दिया। राजेश जी, हमारे साथ आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कई सारी बातें आपने कही हैं। आरपी सिंह जी लगातार वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर जो बीजेपी है उसकी बनती है, क्योंकि सरकार को जो काम करवाना चाहिए था वो काम करने की अनुमति एलजी नहीं दे रहे हैं, और सीधे तौर पर जिम्मेदारी वहाँ की बनती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि काम में बार बार जो है बाधा डालने की कोशिश की जाती है। वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकार दिए गए दिल्ली सरकार को कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, तो केंद्र सरकार ने दखल लेकर उसको बदलवा दिया। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहाँ थमेगा, और आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी बनती है? अखिलेश भाई, एक मोटी बात समझ लें, दिल्ली में एक शीश महल बिना भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री का निवास बना, 56 करोड़ रुपए का लगभग जानकारी आती है निवास पे खर्चा हुआ। ये अधिकारी थे जिन्होंने उस निवास पे खर्चा किया 4 लाख रुपए का कमोड। शायद आपके लोगों को कमोड ना समझ लगे तो मैं बताऊं, जिसपे हम लोग सुबह शौचालय जाते हैं उसे कमोड कहते हैं। वो 4 लाख रुपए का कमोड का खर्चा इन्हीं अधिकारियों ने किया, किसी और ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के कहने पर या पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के कहने पर किया होगा, तो कर नहीं सकते। दिल्ली में शराब नीति बनी, दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बंटनी शुरू हुई, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, इन्हीं अधिकारियों ने किया। किसके कहने पर किया? मुख्यमंत्री जी के कहने पर या बाकी जो मंत्री उनके कहने पे किया, किसी और के कहने पे तो नहीं किया। ये गाना गाते हैं सुबह से शाम तक कि अरे हमने दिल्ली में एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, बहुत बढ़िया कर दी। वो अगर बढ़िया कर दी तो वो कौन कर रहे हैं? यही अधिकारी कर रहे हैं, कोई और अधिकारी कर रहे हैं? ये गाना गाते हैं कि हमने दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छा कर दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक खिला दिए। वो मोहल्ला क्लिनिक कौन चला रहे इनके हिसाब से पूछ लीजिए। तो क्या है कि जब अच्छा हो रहा तो सब अधिकारी इनकी सुनेंगे, जब भ्रष्टाचार करना तो अधिकारी सुनेंगे, जब अपने लिए 56 करोड़ का शीश महल बनाना तो अधिकारी सुनेंगे। परंतु जब कोई ठीक काम जो होना चाहिए था वह ना किया जाए, मैं एक छोटा सा निवेदन, राजेश भाई बहुत समझदार लोगों में से हैं, इनसे पूछ लेना चाहिए कि दिल्ली में 731 नालों में से कितने नालों की डिसिल्टिंग का कोई खाता है, दे दे। ये तो मैं तो भाई खाता लेकर आया हूँ, मैं तो दिखा दूंगा अभी कितने नालों की डिसिल्टिंग हुई। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं आरपी सिंह जी की डिसिल्टिंग के लिए बार बार कहते रहे, लेकिन जो है फाइलें रोक दी गई, इस पे काम नहीं किया गया। कल ही मेरे साथ राजेश भाई एक टीवी चैनल पे थे,
तो बड़ी छाती लोग, मैं वीडियो मैंने संभाल कर रखा हुआ इनका, छाती ठोक ठोक कर करते। हमने तो हर नाले की डिसिल्टिंग कराई है, हमने तो गूगल मैपिंग भी कराई है उसकी, कहाँ पर होती है क्या नहीं, कहते जियो टैग भी कराया उसको। तो ये कल यही कह रहे थे राजेश भाई हमारे, तो क्या कि कहने को जो मर्जी कहें, जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार और एमसीडी की। नाले साफ करना पहले दिल्ली सरकार की होती थी, फिर कहते थे एमसीडी वाले नहीं करते इसलिए हमारी दिक्कत होती है। अब तो एमसीडी भी इनके पास है, अब फिर ये कहते नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो किसी एक की जिम्मेवारी तो है, और जिम्मेवारी मूलतः आम आदमी पार्टी की सरकार की है, क्योंकि एमसीडी उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है। और अभी हाल में जहां पर ये घटना हुई है वहां पर चुनाव हुआ था, एक बाई इलेक्शन हुआ था, केजरीवाल साहब का नारा था जिसकी सरकार उसी का विधायक चुनिए। अरे आपका विधायक चुन दिया लोगों ने, आपको पूरी छूट दे दी, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर वहां पर जल भराव हो रहा है और लगातार जल भराव हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको 5 जगह गिना रहा हूं अभी इसी विधानसभा, ध्यान से सुन लीजिएगा। पांडव नगर, दसगरा, टोडापुर, बुद्धनगर और ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, इन सब क्षेत्रों में जल भराव होता है जी। और इस हालत इस हद तक है कि आप उस सड़क से निकल नहीं सकते। अभी तक नालियां राजेश जी के पास चलते हैं, उनका भी जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, आज हमने देखा कि एमसीडी हरकत में आई, बुलडोजर भी गए हैं वहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जो नाले चौक है उनकी सफाई भी की जा रही है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? ये जो अवैध निर्माण चल रहे थे, जो अवैध काम चल रहा था, बेसमेंट्स के अंदर कोचिंग क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरी के नाम पर बेसमेंट बना था, वहाँ पर बच्चों को बिठाया जा रहा था, इस पर अगर पहले हरकत में आए होते तो शायद 3 बच्चों की जान बच जाती। आज उनके परिवार वालों को कौन जवाब देगा? अखिलेश भाई, दुर्भाग्य की बात यही है। आप 2 तारीख को देखिए, मैं उस वक्त मुंबई गया हुआ था, वहां पे सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने, और आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि किस तरीके से मुंबई की मेट्रो रुक गई, पूरा मुंबई रुक गया। आप ही के चैनल्स पे आता है कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर गुड़गांव में खास करके पानी बिल्कुल जरा सी 1 घंटे बारिश हो जाए सब बंद हो जाता है। मैं अभी परसों टीवी डिबेट पे गया हुआ था, इसी बात पे डिबेट मैं और आरपी सिंह साहब कर रहे थे, बाहर निकले तो निकलने की जगह नहीं थी, पानी था नोएडा में भी। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि चंडीगढ़ को छोड़कर दिल्ली की सिर्फ अकेले की बात नहीं है, पूरे इंडिया में सारी व्यवस्था को खराब कर दिया गया है। और दुर्भाग्य यही है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है तो सब बात करते हैं। लेकिन मैंने सिंह साहब को उस दिन भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी नहीं, आपके पास तो दिल्ली की जिम्मेदारी है, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली का जवाब देना होगा। अखिलेश भाई देखिए, मैं पॉलिटिक्स से अलग हटके मैंने एक जवाब दिया जी, मैं दिल्ली का जवाब भी दे रहा हूं। उसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि आज आपने कहा कि जिम्मेवारी हमारी बनती है, मैं इससे भागना भी नहीं चाहता। आज हम पावर में हैं, ये बात अलग है कि हमारी पावर पहले ही पूर्ण राज्य ना होने के नाते 25% थी, उसको भी जो मैंने बताया कि संसद में कानून बना के इन्होंने छीन लिया। अगर आज हम किसी पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? अगर इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जियो टैगिंग से मैंने नाले साफ कराए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ, मैंने कराए हैं, लेकिन जो काम अपने आप अधिकारियों को करना चाहिए था, राजेश गुप्ता को वहां जाके खड़ा होना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कमिटी में बुलाना पड़ता है। अखिलेश भाई, मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट, आरपी सिंह साहब 1 मिनट, मैं अखिलेश सर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सर, आप दिल्ली विधानसभा की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोसीडिंग्स में आए, आपके जूनियर जो वहां पे हमारी वो ब्रीफिंग लेते हैं, जो वहां पे बाइट कवर करते हैं, वो देखें। हम चेयरमैन होने के नाते उनको बुलाते हैं तो एचओडी आते नहीं है, कहते हैं एलजी साहब ने आज हमारी मीटिंग लगा दी, वो वहां चले जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, वो भी हमेशा यही कह देते हैं। दिल्ली के मंत्री बुला रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। आरपी सिंह, जाते जाते आपका संक्षेप में जवाब, मेरे पास समय की कमी, माफी चाहता हूँ, आप संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब दे दें सर। अखिलेश भाई, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर छाती ठोक ठोक कर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। याद है अरविंद केजरीवाल जी का सीन, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम जैसे जाएंगे वैसे दिल्ली चलेंगे। अरे वो क्या हुआ मालिक का क्या हुआ? अच्छा कभी मालिक जेल में है, अरे मालिक के जो बाकी दोस्त है वो क्या कर रहे हैं? मालिक तो जेल में है, मालिक के बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं? मालिक के बाकी सहयोगी क्या कर रहे हैं? राजेश भाई ठोका नहीं मैंने, आपने बोला ठोका नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अखिलेश सुन लीजिएगा, जहां पर ये राव इंस्टीट्यूट है, जहां पर ये सब हुआ, उसके दूसरे कोने पर राव इंस्टीट्यूट पूसा रोड की तरफ है, दूसरे कोने पर शंकर रोड पे आज एक बिल्डिंग बन रही है। मैं आज कह रहा हूँ वो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बन रही है। करिए एक्शन राजेश भाई, हिम्मत हो तो एक्शन करा ये कार्रवाई इस पर करते हैं नहीं करते देखने की बात होगी। माफी चाहता हूं आरपी जी, मेरे पास समय की कमी। राजेश जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। नए राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र सरकार ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को प्राथमिकता दी है।
साथ ही जाति समीकरणों को भी साधा है। मिसाल के तौर पर संतोष गंगवार, उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी की नाराजगी का सामना बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। राज्य के ताकतवर कुर्मी नेता संतोष गंगवार को अब चुनावी राज्य झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और बीजेपी को कुर्मी वोटों की नाराजगी का सामना रुहेलखंड में करना पड़ा। गंगवार की जड़ें आरएसएस में हैं और अब उन्हें राज्यपाल का सम्मानजनक पद देकर सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई तो की गई, लेकिन कुर्मी समुदाय को एक बड़ा संदेश भी दिया गया है। तो वाजपेयी और मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं संतोष गंगवार। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बरेली से वो सांसद थे और कुर्मी वोटों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। अब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बरेली सीट तो बच गई थी, लेकिन आंवला और बदायूं में बीजेपी की हार हुई थी। अब इस तरह से सक्रिय राजनीति से उनकी सम्मानजनक विदाई हो गई है और ये कुर्मी समुदाय को भी बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है। दूसरा बड़ा नाम है लक्ष्मण आचार्य का। ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया है। वे निषाद समुदाय की खरवार जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निषाद वोटों का खासा महत्व है। इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ दलित वोटों ने भी बीजेपी से कुछ हद तक पल्ला किनारा किया था और ऐसे में लक्ष्मण आचार्य को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने निषाद समुदाय को भी साधने का प्रयास किया है। तीसरा बड़ा नाम है ओम माथुर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी है ओम माथुर। इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। लंबे समय तक आरएसएस में काम करने वाले ओम माथुर ने बीजेपी में शुरुआत प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर की थी। वे लंबे समय तक गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। एक और बड़ा नाम है हरिभाऊ बागड़े का। ये महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। राज्य के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मराठा समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हरिभाऊ बागड़े की पहचान ताकतवर मराठा नेता के रूप में है। इनकी जड़ें भी आरएसएस में है। रमन डेका को भी राज्यपाल बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए। असम से 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी। इनकी जड़ें भी आरएसएस में हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए थे। इसी तरह जिष्णुदेव वर्मा, इन्हें भी राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये देव वर्मा राजघराने से आते हैं। वैचारिक रूप से हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही बीजेपी से जुड़े थे। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।